Hello guys, how are you? I hope you all are fine and doing good. In today's video, we are going to discuss about body centered unit cell. हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल को हमने डिटेल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को कवर करेंगे और बॉडी सेंटर्ड के हर एक एस्पेक्ट को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरेंजमेंट कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहाँ कैसी होती है, कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक से कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होती है? तो देखिए, इसमें पहला पहला पॉइंट है कि ऑल एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हर एक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता था। और यहाँ पे क्योंकि हम बीसीसी पढ़ रहे हैं, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको ही बीसीसी बोलते हैं। तो क्योंकि हम बीसीसी पढ़ रहे हैं तो बीसीसी में सेंटर में भी एक एटम होगा जो जिसको हम बोलेंगे कि बॉडी सेंटर्ड में एक एटम होगा। तो हम इस फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि ऑल एटम, ऐसे लिख सकते हैं कि एटम्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, ऑल कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स को ही हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट्स। एटम प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। तो एटम हर कॉर्नर पे, हर लैटिस पॉइंट पे होगा और एक एटम होगा वो बॉडी सेंटर्ड में होगा। अब सेकेंड पॉइंट है कि जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एटम्स एटम्स एट कॉर्नर्स, सॉरी, आर नॉट टचेस ईच अदर। मतलब जितने भी एटम्स हो गए कॉर्नर पे, लैटिस पॉइंट पे, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो फिर टच कौन करेगा? तो टच ये करेंगे कि वो हम तीसरे पॉइंट में करेंगे कि एटम्स एट बॉडी सेंटर्ड, एटम्स एट बॉडी सेंटर्ड, जो सेंटर में एटम होगा वो सेंटर्ड टचेस ईच ईच एटम ऑफ कॉर्नर, ईच एटम ऑफ कॉर्नर। मतलब बॉडी सेंटर्ड वाला जो एटम होगा वो कॉर्नर के एटम्स को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर के एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। देखिए, इसका मैं एक सिंपल आपको एक टॉप व्यू बना के दिखाता हूं कि ये किस तरह से होगा। तो देखो, हम एक टॉप व्यू बनाते हैं और टॉप व्यू बनाने के बाद हम यहाँ पे एक एटम बनाएंगे, एक एटम हम, सॉरी, है ना, एक एटम हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक एटम हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और एक और एटम बनाते हैं वो यहाँ पे। तो देखो, ऊपर वाला टॉप व्यू में तो चार कॉर्नर है, तो चार कॉर्नर हमने हमने लिखा है कि चार कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे एटम होगा और उस हर एक कॉर्नर का जो एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। लेकिन जो बॉडी सेंटर्ड का जो एटम होगा वो इन सबको टच करेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये दिखना चाहिए। ये देखिए, कर रहे हो, दिख रहे हो? देखो, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, है ना। और यूनिटी से इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा। देखो, तो ये सेंटर सेंटर वाला जो एटम है वो सबको टच कर रहा है, लेकिन सॉरी, हाँ, ये सेंटर वाला जो एटम है वो सबको टच कर रहा है, लेकिन ये जो एटम्स है ये वाले, देखो इसका कलर चेंज करता हूँ। सपोज इसको अगर हमने येलो कर दिया, ठीक है, कहाँ गया? एक सेकेंड,
नंबर कहाँ है भाई? यहाँ पे, और कुछ ये वाला एटम्स यहाँ पे, तो देखिए, है ना? तो ये सेंटर वाला जो एटम है वो तो सबको टच कर रहा है, लेकिन ये जो बॉडी, लेकिन ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये किसी को टच नहीं कर रहा है। ये सेंटर वाला के एटम की बात कर रहा हूँ। इसको सपोज मैं रेड में दिखा देता हूँ, तो देखो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कुछ बॉडी सेंटर्ड का यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर को एटम ये हर एक को टच कर रहा है, लेकिन कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ओके, सो ये ठीक से समझ लीजिए कि ये क्या है। देखो, मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल में कौन सा एटम कहाँ पे है और कौन सा एटम की लेंथ क्या है, नियरेस्ट लेंथ क्या है, या फिर कौन सा एटम किस एटम को टच कर रहा है। अब ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इन दोनों को टच नहीं कर रहा है। ये है बॉडी सेंटर्ड, ये है बीसीसी। बीसीसी स्ट्रक्चर में ये कुछ इस तरह से होगा। हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल का देखा था, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में बॉडी सेंटर में तो एटम्स नहीं थे, लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच करते थे। फेस के एटम नहीं, कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच करेंगे। ये सेंटर में है और ये टॉप व्यू में दिखा रहा हूं, टॉप व्यू या फिर साइड व्यू आप कह सकते हो। ठीक है, अब बी पॉइंट देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल। अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम्स कहाँ पे है और कौन सा एटम किसको टच कर रहा है। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, सॉरी बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो कितने होंगे? देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसी लेक्चर में कवर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप वहाँ से और उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल को और बीसीसी को रिलेट कर पाओगे। तो देखो, फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि एन जो है वो नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर, कितने नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं? 8। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि इन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल की एक यूनिट सेल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन। तो एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 प्लस नंबर ऑफ फेजेस, या फिर नंबर ऑफ एज कर लो पहले, नंबर ऑफ एज। तो नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 4। उसके बाद नंबर ऑफ फेसेस हमें लिखने हैं कि नंबर ऑफ फेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेज तो कितने होते हैं? 2। हम 2 उसको कंसिडर करते हैं। वैसे टोटल उसमें 6 फेजेस होते हैं, लेकिन हम जब एटम्स रखेंगे तब हम फेसेस 2 रख रहे हैं। उसके बाद एक सेंटर में एक होता है, तो नंबर ऑफ सेंटर कितने होंगे? एक ही सेंटर होगा। अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूला से कितने इजी से निकाल पाओगे। देखो, हमने क्या किया है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा, अरेंजमेंट वाले पॉइंट में देखा कि बीसीसी में हर एक कॉर्नर पे एटम होगा। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स होंगे। करेक्ट। बीसीसी में एज पे कोई एटम है क्या? नहीं, तो 0। फेस पे कोई है क्या? कुछ नहीं है, 0। और एक सेंटर में हमने देखा था कि बीसीसी में एक सेंटर में एक होता है, तो कितना होगा? एक ही एटम होगा, तो एक, तो कितना हो गया? एक, और ये एक, तो 2 एटम्स। तो 2 एटम्स होते हैं एक बीसीसी में। एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम को कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 2 एटम को कंट्रीब्यूशन होता है एक बीसीसी में। 8 कॉर्नर पे होते हैं, मतलब एक एटम 8 हिस्सों में डिवाइड होता है, और उस हर एक एटम का एक हिस्सा एक सेल में आएगा। तो इस तरह से 8 कॉर्नर्स का वो एक एटम बनेगा। 8 कॉर्नर मिलके एक एटम बनाएंगे, और एक तो सेंटर में है, वो पूरा का पूरा एक सेंटर में है, तो वो एक हो जाएगा। तो इस तरह से 2 आएंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल का आप मेरे को कमेंट में बताना कि ये आंसर प्रिमिटिव यूनिट सेल का कितना आता है। अब बात करते हैं सी पॉइंट। तो सी पॉइंट है कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? नियरेस्ट डिस्टेंस इन बीसीसी,
नियरेस्ट डिस्टेंस, देखो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नियरेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियरेस्ट डिस्टेंस समझ पाओगे तो आपको काफ़ी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड के कैलकुलेशंस काफ़ी आते हैं। तो देखो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो मैंने ये ऊपर से कॉपी कर लिया जो भी हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो देखो अभी हमने ऊपर देखा है कि अरेंजमेंट में कि बीसीसी स्ट्रक्चर में नियरेस्ट डिस्टेंस, अभी देखो हम नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, जो चीज सबसे पास हो, जो चीज एकदम से चिपकी हुई हो, अगर वो टच हो एक दूसरे को तो वही होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। ये तो नियरेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, ये होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। इस हाथ का और इस हाथ का नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, करेक्ट। तो नियरेस्ट डिस्टेंस यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा होगा, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस है ये फेस डायगोनल, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने बताने के लिए दिखाया है, ये बॉडी डायगोनल वाला है, इसको ठीक से याद रखो। ये बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, ये बॉडी डायगोनल का है। ये जो एटम है ये सेंटर में है, ये मैं 2D में दिखा रहा हूँ, ये 3D में आप देखोगे, सॉरी। तो ये डायगोनल, ये जो एटम है ये 2D में मैं दिखा रहा हूँ, ये 3D में जब देखोगे तो ये ये एटम एक क्यूबिक के सेंटर में होगा। कुछ इस तरह से अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, देखो कुछ इस तरह से अगर मैं क्यूब बनाऊं, तो इस क्यूब के अंदर यहाँ पे सेंटर में ये जो रेड कलर का है ये सेंटर में होगा, और यहाँ पे बाकी के एटम्स होंगे। तो ये मैं ऊपर वाला टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरह से दिखेगा। तो कितना हो गया इसका डिस्टेंस, अब हमने बेसिक इंफॉर्मेशन वाले बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल उस चैप्टर में, सॉरी उस टॉपिक में देखा था हमने कि बेसिक इंफॉर्मेशन एक क्यूबिक का एक क्यूब का क्या होगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में हमने देखा था कि बॉडी डायगोनल उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, और उस लॉन्गेस्ट लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ए, जो लेंथ हो गया A√3। अब A√3 ये तो बॉडी डायगोनल की लेंथ हो गई। अब हमें तो नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो और हम उसको एटम से कैलकुलेट करेंगे। अब A√3 ये तो उसकी लेंथ हो गई, ये तो बॉडी डायगोनल की लेंथ हो गई। अब उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम हमें एक लेंथ पता चलेगी। वो 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इसका कुछ रेडियस होगा और इसका कुछ रेडियस होगा, तो ये आर और ये एक आर, तो कितने आर हो गए, 2। तो बस फिर 2 से हमें उसको डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि हम दो एटम्स के बीच की रेडियस देख रहे हैं, इसलिए तब जाके हमें उसका नियरेस्ट डिस्टेंस पता चलेगा। तो नियरेस्ट डिस्टेंस उसका क्या हो गया, बॉडी डायगोनल में नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A√3/2। और अगर हम अब इसमें नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो कि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अब देखो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, अब फेस सेंटर्ड पे तो कोई एटम है नहीं, और फेस सेंटर्ड के बाद और ये बॉडी डायगोनल के तो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब बॉडी डायगोनल के बाद सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी, एफसीसी वाली तो लेंथ होगी नहीं, फेस सेंटर्ड वाली तो लेंथ होगी नहीं, तो ऑब्वियसली एज वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, इन दोनों एटम्स के बीच की लेंथ होगी। तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, एज लेंथ, कौन सी होगी, एज लेंथ, और वो सिर्फ हम ए से लिखते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज लेंथ इसकी नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी पॉइंट, तो वो होगा कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस क्या होगा, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, एटम और
एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट को आपको बार 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 बार, जो मैं अब यहाँ पे आपको रिलेशन बताऊंगा, उसी को आपको मल्टीपल टाइम आपको यूज करना होगा जब भी आप सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल्स को ट्राई करोगे, जब भी आप सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस लगाओगे। तो देखो, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और एटम का क्या होगा? तो हमें ये तो पता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, अगर हमें कोई लेंथ क्या है, सॉरी, एटम्स टच कहाँ पे करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? देखो, कुछ इस तरह से एटम टच करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में चारों तरफ से, है ना? तो अब मैं, है ना, अब यहाँ पे अगर मैंने ले लिया तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर कोई एटम टच करेगा तो इस तरह से होगा। अब इस तरह से वो टच करेंगे एक दूसरे को, तो वो कैसे कैसे होगा देखो, है ना? तो सपोज, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ठीक है। तो सपोज देखो, यहाँ पे कोई एक लेंथ होगी, ठीक है, करेक्ट। यहाँ इस एटम की, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ। तो देखो, अब इस एटम की ये एक रेडियस होगा, इस एटम का ये कुछ तो यहाँ पे एक रेडियस होगा, ये वैसे नीचे आ गया जरा। सो सपोज मैं यहाँ पे एक रेडियस बना लेता हूँ, तो एक एटम का एक यहाँ पे कुछ रेडियस हो गया, और इस एटम का ये एक यहाँ पे रेडियस होगा। तो कितना हो गया? एक ये आर, इसको तो दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इस एटम का एक ए वाला आर, तो कितने आर हो गए? 4 आर हो गए। तो इस लेंथ में कितना, सॉरी, इसके लेंथ में और रेडियस के डिस्टेंस, एटम के रेडियस में क्या रिलेशन आ गया कि इसका एक लेंथ, अब लेंथ को हम बोलते हैं ए को ए, और ये कितने हैं? ये 4 है, ये 4 आर है। तो कितने आर हो गए? 4 आर। और क्योंकि हम बीसीसी पढ़ रहे हैं, तो बीसीसी की लेंथ क्या होती है? ए क्यूब 3। अब ए क्यूब 3 किसके बराबर आ गया? 4 आर के। इस लेंथ की वैल्यू क्या है? इस लेंथ की यहां से यहां तक की, इसकी इतना, ये वैल्यू क्या है? हमने ये वैल्यू पहले ही देखी है कि ये वैल्यू है a√3, और a√3 अब किसके बराबर आ गया है? 4 आर के। तो a√3, सॉरी, a√3 किसके बराबर आ गया यहाँ पे? 4 आर के। इसको ठीक से याद रखना, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ये आपको मल्टीपल 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 टाइम यूज करना है जब भी आप, ऑलमोस्ट आप हर एक क्वेश्चन जब भी करोगे, डेंसिटी को छोड़ के, या फिर डेंसिटी में भी, हाँ शायद डेंसिटी में भी है इस टाइप के, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। पैकिंग एफिशिएंसी में, डेंसिटी में, हर एक जगह पे ये रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो आर की, अच्छा, यहाँ पे अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर किसके बराबर आ जाएगा? a√3 डिवाइड बाय 4। तो आर की वैल्यू का क्या आ जाएगी? a√3 डिवाइड बाय 4। तो इसको ठीक से याद रखना, इस वैल्यूज को ठीक से याद रखना, ये दोनों वैल्यूज आपको बहुत जरूरी है, बहुत काम आएंगी। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और चीज, अगर आपको यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये ए की वैल्यू भी काफी बार आता है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4, ए किसके बराबर है यहाँ पे? 4 आर के, और डिवाइड में आ जाएगा √3। तो देखो, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, और इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के कैसे इक्वल है, ये ठीक से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर भूल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये अगर भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये आपको ए की वैल्यू तो आपको याद रखनी ही है, क्योंकि ए की वैल्यू डेंसिटी में डालोगे, पैकिंग एफिशिएंसी में डालोगे, और भी कहीं पे डालोगे, जब आपको रेडियस निकालना होगा उसमें डालोगे, डिस्टेंस निकालना होगा उसमें डालोगे, तो आपको ये तो अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई। अब पॉइंट नंबर ई हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इन बीसीसी? कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी, अच्छा, ये डालना, वैसे ये सब
ये जो मैं जब जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हमने सेम पॉइंट्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी देखे, हम बीसीसी में भी देखेंगे, हम एज सेंटर सॉरी एंड सेंटर में भी देखेंगे और हम एफसीसी में भी देखेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर आपने प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ट्रिक बताई थी। अगर वो ट्रिक आपको याद है तो आप तुरंत ही इसको बिल्कुल जल्दी से विद इन द सेकंड आप बता पाओगे कि बीसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ठीक है, तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर बीसी सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी तो वो कितना होता है? 8। इसका मतलब 8 कॉर्नर है। अब देखो अगर आपको अरेंजमेंट वाले वो डायग्राम याद है तो ऊपर वाले तो में 4 दिख रहे थे हमें कि ऊपर वाले में कितने एटम्स को टच कर रहा था? वो एटम 4 को। और नीचे में भी सेम, अगर वो ऊपर में 4 है तो नीचे में भी सेम हो गए 4, तो 2 फेज हो गए। हम फेजेस कितने कंसिडर करते हैं? 2 फेज कंसिडर करते हैं। तो हो गया ना, फिर ऊपर वाले 4 है नीचे वाले 4 है, 8 हो गए यहाँ पे। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है? तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला तो सबके लिए सेम होगा, है ना? तो हमें हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू, अगर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक वेट डालेंगे, अगर मॉलिक्यूल की बात होती है तो मॉलिक्यूलर वेट डालेंगे, Z इंटू एटॉमिक वेट। उसके बाद हमें, क्योंकि हमें नंबर में निकालने हैं तो हमें एवोगाड्रो नंबर से भी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इनटू, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वॉल्यूम। तो मास तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम, और उसका एटॉमिक वेट्स को इसका हो गया, और नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पे हो गया और मास इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा क्यूब में? ए क्यूब। तो बस फिर जेड के चाहिए तो यहाँ पे जेड वेयर हम जेड लिख लेते, ए क्यूब सॉरी जेड लिख लेते, तो वेयर जेड इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स हम पहले ही निकाल के आए, तो बस फिर फॉर्मूले में डालते हैं कि Z की डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या होगी? तो D इक्वल टू Z। अब Z की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी कितने होते हैं? 2। हमने आगे देखा है, शायद पॉइंट नंबर बी है ये। यस, पॉइंट नंबर बी ही है ना? हो गया। फिर कि जो एटम हमें देंगे उस एटम का एटॉमिक वेट डालना है, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर डालना है। तो एन की वैल्यू आपको अच्छे से पता ही होगी, वो पता होनी भी चाहिए। और ए क्यूब, अब ए की वैल्यू बीसीसी यूनिट सेल में ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? हमने ऊपर देखा था, हमने जब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम देखा था। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू क्या थी? तो देखो उसमें ए क्यूब 4r कुछ ऐसा था। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे क्या आएगी ए की वैल्यू? ए की वैल्यू क्या आएगी? 4r इंटू सॉरी 4r डिवाइडेड बाय √3। तो बस वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, 4r डिवाइड बाय √3 और इसका क्यूब। तो देखो ये है बीसीसी का बीसीसी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। देखो, तो इस फॉर्मूले से आपका डेंसिटी निकलेगा बीसीसी यूनिट सेल का। सेम फॉर्मूला मतलब सेम टाइप का फॉर्मूला, इस टाइप का, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये सबके लिए। आपको यहाँ पे बस जिस भी यूनिट सेल की आपको वैल्यू निकालनी है, उस यूनिट सेल का आपको जेड की वैल्यू डालनी है और उस यूनिट सेल का आपको ए की वैल्यू डालनी है। बाकी ये तो आपको पता चल जाएगा, ये भी कांस्टेंट है और ये भी मतलब वेरी करेगा जिस हिसाब से आपको मॉलिक्यूल या फिर एटम देंगे। जो भी एटम होगा, ऑक्सीजन एटम होगा तो उसमें उसका एटॉमिक वेट डालना, अगर CO2 देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो बस उस हिसाब से आपको डालना है और कैलकुलेट करते जाना है। तो देखो बीसीसी के लिए ये तो सबके लिए कांस्टेंट है। अब बीसीसी में आप Z और A की वैल्यू डालोगे, प्रिमिटिव यूनिट आएगा तो Z और A की वैल्यू डालोगे, तो बस
इस तरह से आपको वैल्यू डालते जाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक पॉइंट के हिसाब से, हर एक यूनिट सेल के हिसाब से वो पॉइंट डालना है और उस पॉइंट्स की वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जी पॉइंट डिस्कस करते हैं बीसीसी में, लास्ट पॉइंट जो कि है पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन पे और डेंसिटी पे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कितना स्ट्रगल होता है ये आपको अच्छे से पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन में और डेंसिटी में, क्योंकि आपको क्यूब भी निकालना है, आपको हर एक वैल्यू याद रख के उसमें डालना है और उन वैल्यूज के क्यूब निकालने हैं, उसके वैल्यूज के रूट निकालने हैं। वैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि मैं आपको इस लेक्चर के एंड में आपको वैल्यूज बताऊंगा। तो आपको वैल्यूज बतानी क्या है, मतलब आपको देखो √2 का, √3 का, √4 का और √5 का, इन सब की वैल्यूज आपको ठीक से याद रख लेनी है। तो ये एटलीस्ट ये वैल्यू तो याद रखिए ताकि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाएंगे। √3 में ए रूट क्यूब में √3 आएगा, ए √2 आएगा, तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को डाल पाओगे क्योंकि इसी टाइप की, इसी सिमिलर टाइप की वैल्यूज आती है क्वेश्चंस में भी। इसके अलावा ज़्यादातर वैल्यू आती नहीं है। अगर सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें √2, √3, √4 या √5, मैक्सिमम √5 तक ही वैल्यू आती है। तो बस ये 2-4 वैल्यू है उसको आप याद रख लेना। और बहुत इजी वैल्यू है, √2 की वैल्यू होती है 0.414। बस ऐसी कुछ 2-4 वैल्यूज ही है जो आपको याद रखनी है। चलो अब पैकिंग टॉपिक पे आते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन को देखते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन उसको बोलते हैं पीएफ। तो पीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेम नंबर ऑफ एटम इनटू, अब देखो अब यहाँ पे क्योंकि हम 3D का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, हमेशा 3D का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं और 3D स्ट्रक्चर में एक एटम को हम एक स्पीयर मानते हैं, एक स्पीयर, नॉट अ सर्कल, हम स्पीयर मानते हैं। और स्पीयर मानोगे तो उसका वॉल्यूम आएगा, सर्कल मानोगे तो उसका एरिया आएगा। ये भी मैंने उससे इससे पहले के वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हम एटम को एक स्पीयर मानते हैं और स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसको हमें डिवाइड करना है ए क्यूब से। ओके, तो बस अब इसका वैल्यू अपने एटम के हिसाब से, हमारे यूनिट सेल के हिसाब से डालेंगे। तो हमारा यूनिट सेल में अब बीसीसी है, तो बीसीसी में एन की वैल्यू कितनी है, 2। आप जेड बोल सकते हो या फिर एन बोल सकते हो, वो एक ही बात है ना। ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी 4/3 √r³। और ए की वैल्यू क्या है, हमने ऊपर ही लिखी है, ए की वैल्यू क्या है 4r डिवाइड बाय √3 और इसका वापस क्यूब आ गया। तो बस इसको अगर कैलकुलेट करोगे, जैसे ये ऊपर चला जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आता है ये ऊपर गया तो इसको आएगा 3√π, या फिर इसको ठीक से लिख लेते हैं। देखो ये आएगा पाई इंटू √3 और डिवाइड में आएगा 8 आएगा, डिवाइड में 8 आएगा। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आता है 0.68 कुछ इस तरह से आता है। तो देखो इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया 68, और बीसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन पूछते हैं, तो बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, अगर आपको ऐसा आ गया पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज, तो बस इस वैल्यू को आपको 100 से 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 68%। अब 68% इसका पैकिंग फ्रैक्शन है, मतलब 100% में से 68% जो है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स ने। क्या है, 68% ऑफ वॉल्यूम occupied by atoms in BCC यूनिट सेल, इतना परसेंट का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई किया है बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स ने। और फिर इसका बाकी का परसेंट क्या हो गया,
बाकी क्या बच गया इसका 32% है ना। दो तो ये हाँ 32% हो गया, तो 32% इसको हम बोलेंगे वॉइड। क्या क्या बोलेंगे हम? वॉइड। वॉइड या फिर एम्प्टी, वॉइड ही चलता है वैसे, है ना। वॉइड परसेंट या फिर एम्प्टी परसेंट, वॉइड ही चलता है ना। तो वॉइड कितना आ गया इसका? 32%। मतलब 32% जगह उसमें खाली है। ऑब्वियसली खाली होगी क्योंकि, और कॉर्नर के एटम हमने तो पहले ही देखा कि कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच करते तो है नहीं, तो उनके बीच में कुछ तो गैप रहेगा ना। तो वो गैप 32% होता है। तो एक यूनिट सेल अगर 100% है, तो उस 100% में से 68% ही जगह किसी एटम्स ने ऑक्यूपाई, एटम्स ने, दो एटम्स होंगे उनमें, तो उन एटम ने ऑक्यूपाई करके रखी है। और वॉइड परसेंटेज कितना है बीसीसी यूनिट सेल का? 32%। देखो ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वैल्यूज मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये वैल्यूज आप ठीक से याद रखो, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी तो आपको जल्दी 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 कर पाओगे। आप अगर एक टेबल बनाओगे ठीक से, लेक्चर के इस चैप्टर के एंड में एक ठीक से एक टेबल बना लेना। उस टेबल में प्रिमिटिव यूनिट सेल में ए की वैल्यू क्या होती है, प्रिमिटिव, अब देखो ये तो सबका सेम है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ऐसा टेबल बनाना कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल का ए की वैल्यू क्या है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में नियरेस्ट एटम कौन सा है, ये नियरेस्ट एज लेंथ क्या है, उसकी नियरेस्ट एज लेंथ भी पता होनी चाहिए, ताकि आपको टचिंग एटम कौन से प्रिमिटिव यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड में, एफसीसी में, ईसीसी में, तो वो भी आपको ठीक से पता होगा। एक टेबल बना लेना और उस टेबल को चिपका लेना। उस टेबल को अच्छे से कहीं पे जहाँ पे आप स्टडी विडी करते हो, आप पढ़ते रहते हो, वहां पे चिपका लेना। बस आपको आप जब क्वेश्चन लगाओगे उस क्वेश्चन के टाइम में आपको वो आप देख लोगे, और देखते ही आपको फटाफट आपके क्वेश्चन हो गए। बस आपके पास सिर्फ बच जाएगा कैलकुलेशन का पार्ट, और कैलकुलेशन का पार्ट आपको पता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से पहले आप ऑप्शंस को देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। आओ, अब हमने पढ़ तो लिया है, हमने देख तो लिया है, सीख तो लिया है सब। अब उसको अप्लाई भी करते आना चाहिए, अब उसको उसका यूज भी करना है आपको। तो उसको क्वेश्चन मारते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ विच इज नॉट कवर्ड बाय एटम इन बीसीसी। अब देखो हमें ये नहीं, अब पैकिंग फ्रैक्शन में हमें ये तो पता है कि वो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है और वो कहाँ पे है। हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कितना कवर नहीं किया है। कवर कितना किया है वो तो पता है, लेकिन कितना कवर नहीं किया है, और वो परसेंटेज की टर्म में नहीं निकालना है, हमें हमें लेंथ के टर्म में निकालना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ये तो पता है कि बीसीसी में एज लेंथ पे एक दूसरे को एटम टच नहीं करेंगे, तो इसके बीच की लेंथ तो होगी। अब देखो इसका एक ये सेंटर, इसका एक ये रेडियस का सेंटर है, तो इसकी एज लेंथ की लेंथ क्या होती है? ए, है ना। एज लेंथ क्या है? एज लेंथ क्या है? ए, उसका वैल्यू क्या होता है? ए। अब इस टोटल की पूरी की लेंथ उसका वैल्यू है ए। अब उसमें से एक ये आर है और ये एक आर है, तो ये दो आर तो हमने माइनस किए, है ना। ऑब्वियसली ये अगर इसका पूरा वैल्यू ए है, इसका पूरा अगर वैल्यू यहाँ से ए है, यहाँ से यहाँ तक का ए है, तो हमें ये दो आर निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये तो कवर है। हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है? ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली ए में से ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, तो ए माइनस टू आर। अब ए माइनस टू आर, और उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? ए से, ऑब्वियसली, क्योंकि ए माइनस टू आर मतलब पूरा ए में से इतना वैल्यू माइनस हो गया। तो समझ ही गए होगे वैसे, टू आर लिखते हैं हम समझ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही उसी टाइप से है। क्योंकि ए माइनस टू आर को ए से निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका फ्रैक्शन कितना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है ना। तो टोटल में से हमने इतना फ्रैक्शन है, तो जो भी आंसर आएगा तो वो फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो उसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑप्शन नंबर ए से हमें पता चलेगा कि कितना कवर नहीं है इन बीसीसी। तो देखो हमें ये पता था कि ए उसको बोलते हैं, इसलिए हमको जल्दी पता चल गया। अब ये तो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है कि एज लेंथ को ही ए बोलते हैं। देखो ये एक और क्वेश्चन है,
कि लिथियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज इतना, ओके उसकी डेंसिटी इतनी है, सॉरी इतनी कुछ डेंसिटी है, एंड इट्स एटॉमिक मास दिया है अपने को, एंड कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ लिथियम, लिथियम एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन लिथियम मेटल, और Na की वैल्यू दी है, तो Na की वैल्यू तो अपने को पता होती ही है। तो देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, उसका एज लेंथ निकालना है। अब हमें दिया हुआ है डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख, तो हमें सॉरी, तो हमें निकालनी है एज लेंथ, तो हमें निकालनी है एज लेंथ, और हमें दी हुए डेंसिटी। तो पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, Z इंटू, अब लिथियम में एटम है तो एटॉमिक मास लिखेंगे हम, Z इंटू एटॉमिक वेट बाय Na इंटू, और क्या होगा ए क्यूब की वैल्यू होगी, ए क्यूब की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो बाकी तो हमें सब पता है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, लिथियम में 3 होता है तो एटॉमिक वेट होगा 6, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक बन गया 6, ऐसे कुछ आप कर सकते हो फटाफट, है ना। तो चलो अभी निकालते हैं, तो हमें निकालनी है ए की वैल्यू, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ए क्यूब अगर यहाँ पे गया तो डेंसिटी यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एटॉमिक वेट, और उसको डिवाइड करना है हमें Na से, Na इंटू डी। डेंसिटी जो है वो हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कि मैं डायरेक्ट भी करूँ तो देखो किलोग्राम्स में और ग्राम्स में यहाँ पे 5.30 है, तो इसको अगर हमें किलोग्राम्स में करेंगे, अगर हम केजी से ग्राम में आएंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 0.53, है ना, इंटू 100 का, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से इसको कर दो तो 0.53 आ जाएगा, और 0.53 आ जाएगा। और मीटर को भी अगर हवर सेंटीमीटर में डालना है, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा सीएम, है ना, तो सीएम ग्राम्स पर सेंटीमीटर ऐसा आ जाएगा, तो 0. इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.53 ग्राम्स सेंटीमीटर आएगी। तो अभी देखो बस इसकी वैल्यू अपने को पुट करनी है, तो वैल्यू निकालो, क्यों ए क्यूब की वैल्यू निकालनी, तो ए क्यूब इक्वल टू जेड, अब जेड की वैल्यू क्या आती है, बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 2, हमें ऊपर एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो एटॉमिक वेट कुछ है 6.9 कर लो, है ना, एन की वैल्यू डालो, डी की वैल्यू, आपको ये डी की वैल्यू है तो डी की वैल्यू आ गई है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 0.53, बस इसको कैलकुलेट करो और उसका वैल्यू होगा A3। अब ए क्यूब होगा, हमें वैल्यू निकालनी है ए की, अब इस ए क्यूब को ए में कन्वर्ट कर लो। अब आपका टास्क ये है कि आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट में बताओ। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, इसके पहले के लेक्चर्स, ये हमारा आज का 4th लेक्चर है, इसके पहले के 3 लेक्चर ठीक से देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को ठीक से देखो। इसी के साथ इफ यू वॉन्ट दिस वीडियो इन फुल इंग्लिश और फुल मराठी, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण मराठीत पाहिजे असेल तर मला नक्की कमेंट करून सांगा. If you want this video in English, then let me know in the comment box. So that's all for today's video. Goodbye and take care.